नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है, तो जल्दी से जुड़ जाएं आप लोग। अब ये MIQ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है MCQ के रूप में। MCQ के रूप में MIQ उपलब्ध कराया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। यह UPSC, UPPCS और अदर स्टेट PCS के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जल्द से आप लोग जुड़ जाएं और वीडियो को अन्य लोगों को भी ज्वाइन कराएं, इसमें शेयर कर दें और कमेंट करते रहें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस परिवार में लोगों को जोड़िए और बने रहिए। यह जो है कि UPSC के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी अपने लक्ष्य को सार्थक करना चाह रहे हैं, जो अदर स्टेट PCS के साथ साथ UPPCS की तैयारी कर रहे हैं और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग जुड़ जाएं इसमें और इसका फायदा लें। कि जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा है कि किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए करंट अफेयर का बढ़ता महत्व आपको इस तरफ अग्रसित करेगा कि आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बिना कुछ मिलना मुमकिन दिख नहीं रहा। तो आप लोग जुड़ जाएं प्लीज इसमें और जल्द से जल्द अन्य लोगों को भी शेयर कर दें। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में चर्चित चिल्ले चिलाई कला, चिल्ले है या इसको चिल्लाई कला भी बोला जाता है। तो चिल्ले कला या चिल्लाई कला, दो में से एक कुछ भी नाम अगर आए आप तो समझिएगा इसको। हाल ही में चर्चित चिल्ले या चिल्लाई कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि यह हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है। यह दिखाया जा रहा है कि यह 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है। दूसरा दिया जा रहा है कि इसमें फेरन और कांगेर नामक पारंपरिक फायरिंग पार्ट का उपयोग बढ़ जाता है। इसमें जो है कि ये बढ़ जाता है। दो कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन आपको पहचानना है। ऑप्शन है क्या? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ये चिल्ले या चिल्लाई कला जो है ये हर साल प्रत्येक वर्ष जो है कश्मीर में 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर में ये चलाया जाता है। यह कठोर सर्दियों का एक समय होता है। तो कब से कब तक? ये 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक ये लगभग चलता है। अब ये लगभग आप देखेंगे तो 40 दिनों का समय है। कितने दिनों का? तो ये 40 दिनों का एक समय है जिसमें इसका ये सर्दी में चलता है। तो 40 दिन लगभग ये चलने वाला एक कश्मीर में कठोर सर्दियों का एक मौसम होता है। और फिर देखेंगे कि इसमें जो है कि ये फेरन, ये पारंपरिक जो है कि पहनावे होते हैं, फेरन और कांगेर। तो इनका जो है कि उपयोग बढ़ जाता है क्योंकि सर्दियों का मौसम अधिक है, तो स्वाभाविक है ये बढ़ जाते हैं। इस तरह से देखेंगे तो ये दोनों हमारे कथन सत्य दिख रहे हैं। चूंकि ये सत्य कथन पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी एक और दो दोनों इसके कथन सत्य हैं। चलिए और कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में, चिल्लाई कला के बारे में। देखिए 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि में से एक, जिसे चिल्ले चिल्लाई कला कहा जाता है, कश्मीर में शुरू हो गई है। तो ये कश्मीर में शुरू हो गई, जिस कारण ये चर्चा का विषय रहा है। यह हर साल, ये याद रखना, ये हर साल बात हो रही है। 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है। फिर देखें चिल्लाई कला जो है यह एक फारसी शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो फारसी शब्द है, जिसका अर्थ होता है बड़ी सर्दी। इसका अर्थ क्या होता है?
इसको मनाया जाता है, जो गणित के प्रख्यात विद्वान भारत के हुए हैं। अब एक कम ही अवधि में इन्होंने इनका मृत्यु हुई थी, लेकिन इस कम अवधि में ही इन्होंने गणित के क्षेत्र में महान काम कर दिया था। लगभग 32 साल 5 महीने बाद ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो कुल मिलाकर के कहीं कहीं लिखा आपको मिल जाएगा 33 साल इनकी जो है कि जीवन चला था। इस समय में इन्होंने इंग्लैंड में और यहाँ पर आकर के अपने अच्छे ढंग से शोध कार्य करते हैं और गणित की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं, जिस कारण इनके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन 22 दिसंबर को किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 22 दिसंबर। चलिए देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित है, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। इनके जयंती के यानी 22 दिसंबर को जो इनका जन्म हुआ 22 दिसंबर 1887 में, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। गणित का मानवता के विकास में बड़ा महत्व है। इस महत्व के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना राष्ट्रीय गणित दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है ये भी आपको याद रखना। गणित का मानवता के विकास में बड़ा योगदान है और इस महत्व के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इलाहाबाद स्थित सबसे पुरानी विज्ञान अकादमी नेशनल एकेडमी फॉर साइंस इंडिया प्रत्येक वर्ष, तो ये जो है कि पुरानी विज्ञान अकादमी है, इलाहाबाद में स्थित है नेशनल एकेडमी फॉर साइंस इंडिया, प्रत्येक वर्ष गणित के अनुप्रयोगों और रामानुजन पर कार्यशाला का आयोजन करती है। कार्यशाला का आयोजन इलाहाबाद में ये संस्था करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चित प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि इसका परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट से किया गया। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट से किया गया। दूसरा कथन दिया हुआ है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो इस तरह से पूछे गए हैं। तो ये जो प्रलय मिसाइल है, प्रलय मिसाइल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो स्थित है उड़ीसा में के तट से इसका सफलतम प्रयोग किया गया, यानी परीक्षण किया गया है यहां से। तो पहला कथन हमारा ये सत्य दिख रहा है। फिर अगर हम बात करें प्रलय की, तो प्रलय जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है, जबकि इसमें दिया हुआ है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्या दिया हुआ है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जबकि रियल में यह है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो इस तरह इसका सेकंड जो ऑप्शन है, जो कथन दिया हुआ है, ये गलत है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारा सही उत्तर जो होगा ए होगा, यानी केवल एक इसका सही है और दो इसके क्या है? गलत है। चलिए देखते हैं और जानकारी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक नई स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का सफलता पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। और मिसाइल का जो परीक्षण है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट से किया गया। दूसरा जो हमारा पहले कथन में उसमें था। प्रलय की बात करें तो यह भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है और मिसाइल की जो रेंज है 150 से 500 किलोमीटर है। अब इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसको मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो इसकी एक विशेषता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। ऑप्शन हमारे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो ये जो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस है, इसको हाल ही में उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा डी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, यानी उड़ीसा होगा। चलिए देखते हैं।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हैं। किस लिए भी किया जा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। क्या दिया जा रहा है? राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। जो दुर्गम इलाके में व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, तो इस योजना के द्वारा या इसके द्वारा जो है कि राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो लॉन्च किया है, इसके द्वारा यह संभव है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 4 जिलों, पहले चरण में राज्य के 4 जिलों को लिया जा रहा है। अब ये जिले कौन कौन से हैं? मलकानगिरी, पहला मलकानगिरी, फिर देखेंगे नवरंगपुर, कालाहांडी और नुआपांडा के लोगों के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएगी। आगे चल करके ये जो जिले हैं, इसके अलावा भी अन्य जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा इस योजना का, यानी मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस का। फिर इस सेवा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को लाभ मिल सकेगा। स्वाभाविक है, जो कमजोर वर्ग हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल जहां पर भारी भरकम फीस होने की वजह से वो निभा नहीं सकते, और जो दुर्गम इलाके हैं जहां से हॉस्पिटल तक पहुंचने में बड़ी सारी प्रॉब्लमें आती है, उससे उनको जो है कि निजात मिलेगा। तो इससे जो है कि कमजोर वर्गों को लाभ मिल पाएगा इस योजना से, जब ये योजना लागू हो जाएगी। यह प्रमुख रूप से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा करेगी, कमजोर लोगों की ही सेवा ये करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? यानी शिक्षक विश्वविद्यालय को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? हमारे ऑप्शन है दिल्ली, तेलंगाना, लक्षद्वीप, मिजोरम। तो हाल ही में दिल्ली की कैबिनेट ने जो है, दिल्ली की सरकार ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। चलिए और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। दिल्ली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय राजधानी में देखेंगे पहला शिक्षक विश्वविद्यालय की बात चल रही है, स्थापित करने की मंजूरी दी है, और शिक्षकों की एक नई और उच्च योग्यता प्राप्त पीढ़ी को विकसित करने के लिए यह विश्वविद्यालय कक्षा 12 के बाद 4 वर्षीय एकीकृत, कक्षा 12 के बाद यानी 12th के बाद एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। और इस कार्यक्रम में बीए और बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड जैसे विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। तो इसमें ये सब पाठ्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं, यानी इंटर के बाद आप देखेंगे तो बीए और बीएड, बीएससी और बीएड या बीकॉम और बीएड जैसे विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। फिर साथ ही विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के स्कूलों से जोड़ा जाएगा, ताकि वे क्रियात्मक अनुसंधान पर जोर देने के साथ व्यवहारिक अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे। व्यवहारिक अनुभव पर इस समय शिक्षा में महत्व दिया जा रहा है कि व्यवहारिक अनुभव उनको प्राप्त हो और साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी उनको प्रदान किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का, हाल ही में चर्चित सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य की है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो एक सिल्वर लाइन परियोजना चर्चा में रही है, तो ये किस राज्य की है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश। तो ये सिल्वर लाइन जो परियोजना है ये केरल की परियोजना है। किसकी है? केरल की परियोजना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा केरल, यानी ये केरल की परियोजना है। चलिए देखते हैं कुछ। केरल की सिल्वर लाइन परियोजना के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इसके प्रति जो है कि विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, जिस कारण ये चर्चा में रहा सिल्वर लाइन परियोजना। तो ये संभावना बनती है कि पूछा जा सकता है ये किस राज्य की है, तो ये केरल की है। और क्यों इसका जो है विरोध किया जा रहा है, तो यह दावा कर रहा है यह परियोजना की यह एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना के तहत है, जिसमें राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को संचालन की परिकल्पना की गई। इसमें परिकल्पना की गई है सिल्वर लाइन परियोजना में कि यह 200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेन,
अब इन्हीं सब वजहों से जो है कि इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन का एक कारण तो ये आपको देखेंगे, दूसरा यह है कि आर्थिक रूप से ये नुकसानदायक होगा। इस ट्रेन में बहुत सारे पेड़ कटेंगे और बहुत सारी चीजों को जो है कि आर्थिक नुकसान भरना पड़ेगा, बहुत सारे परिवारों को विस्थापन का शिकार होना पड़ेगा, जिस कारण इसका यानी इस सिल्वर लाइन परियोजना का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। चलिए देखते हैं। केरल सरकार द्वारा चलाई जा रही 63,940 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के तहत 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 राज्यों के 11 जिलों को कवर किया जाएगा। कितने? 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 राज्यों के 11 जिलों को कवर किया जाएगा। अब इस परियोजना को केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2025 तक पूरा किया जाएगा। वर्ष 2025 तक इसके पूरा होने की संभावना है और केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको पूरा किया जाएगा। कई राजनीतिक समूहों द्वारा यह तर्क देते हुए इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है कि यह परियोजना आर्थिक रूप से पूर्णतः अलाभकारी है, जिस कारण इनका विरोध हो रहा है। अब इसके कारण लगभग 30,000 देख रहे हैं, 30,000 परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इस परियोजना के कारण वृक्षों के नुकसान को भी सामना करना पड़ेगा, जिस कारण इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2009 और 2019 के दौरान किस राज्य में बिजली की चपेट में आने से हाथियों की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई है? पूछा जा रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अनुसार, उस आंकड़ों के अनुसार 2009 से 2019 यानी 10 सालों के दौरान किस राज्य में बिजली की चपेट में आने से हाथियों की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं? हमारे ऑप्शन है त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक या असम। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है कि ओडिशा में हाथियों की मौतें हुई है बिजली की चपेट में आने से। तो सबसे ज्यादा हुई है ओडिशा में, तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी ओडिशा। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 से 2019 के बीच देश भर में 600 हाथियों की मौत बिजली के झटकों से हुई है। यानी 10 सालों में 600 हाथियों की मौत बिजली के झटकों से हुई है। 600। और इस 600 में से देखेंगे तो 117 मौतें उड़ीसा में हुई है। 600 में से 117 आप देख रहे हैं कि उड़ीसा से हुई है, उड़ीसा से 117 हुई है। और फिर आप देखेंगे 116 कर्नाटक से हुई है, 116 कर्नाटक से हुई है, 116 कर्नाटक से, और 105 असम से हुई है। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा 117 जो हुई है 600 में से वो उड़ीसा में हुई है। कहां हुई है? उड़ीसा में हुई है। तो वहां उड़ीसा ही सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑप्शन में दिखा रहा है, तो उसका बी सही उत्तर था। देखिए वहीं अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र ही ऐसे राज्य हैं जहां बिजली के झटके से हाथियों की शून्य मृत्यु दर्ज की गई। तो इन राज्यों में आप देखेंगे जैसे अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है और महाराष्ट्र, तो ये राज्य वहां वो हैं कि जहां बिजली के झटके से हाथियों की मौतें शून्य स्तर पर हुई है, बहुत कम। वहीं सबसे ज्यादा कहां हुई है? तो उड़ीसा में हुई है सबसे ज्यादा मृत्यु इससे। तो इसको ध्यान रखिएगा इस आंकड़ों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हाल ही में खबरों में रही पैक्सलोविड किस बीमारी के खिलाफ पहली गोली है? पूछा जा रहा है कि ये अभी चर्चा में रहा है पैक्सलोविड, तो ये किस बीमारी की पहली गोली है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे हैं मलेरिया, टीबी, चेचक, कोविड-19। तो ये जो पैक्सलोविड है ये जो है कि कोविड-19 की पहली गोली है। तो इसका सही जो उत्तर होगा डी होगा यानी कोविड-19। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली को मंजूरी दी है। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने पैक्सलोविड नामक इस दवा को खाद्य और औषधि प्रशासन यानी FDA द्वारा अनुमोदित किया गया है। सकारात्मक कोविड-19 के साथ घर पर 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के लिए यह दवा दी जा सकती है। तो 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्क और बच्चे हैं उनको ये दवा
उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये पहली गोली किसकी है? कोविड-19 की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है नीति आयोग, बी है न्याय विभाग, इसरो, विश्व बैंक। तो ये जो है कि भारत में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तो इसका सही जो उत्तर होगा ए होगा, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है नीति आयोग ने। चलिए देखते हैं कुछ और जानकारी। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग। तो यहाँ आपको ऑप्शन में एक दिया हुआ है सिर्फ नीति आयोग। अगर आपको ऑप्शन में अटल इनोवेशन मिशन भी आता तो उसको भी आपको याद रखना होगा। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब यह उद्यमियों को 22 मातृभाषाओं में इनोवेटिव इकोसिस्टम तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। और अटल इनोवेशन मिशन 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक में एक वर्नाकुलर टास्क फोर्स को प्रशिक्षित करेगा। प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन केंद्रों का नेतृत्व शामिल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश ने मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किस देश ने मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? यानी ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। तो ये नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम जो है हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने लॉन्च किया है मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए। तो इसका सही जो उत्तर होगा ए होगा, यानी भारत इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी। भारत सरकार ने अपव्यय को रोकने के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन के तर्कसंगत उपयोग में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम यानी नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम शुरू किया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड की पहचान की जाएगी और उसे प्रशिक्षित किया जाएगा। जिले में कम से कम एक। ऑक्सीजन स्टॉक पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए ऑक्सीकेयर नामक एक डैशबोर्ड भी स्थापित किया गया था। तो एक डैशबोर्ड भी स्थापित किया गया है, उसका नाम क्या है? ऑक्सीकेयर रखा गया। तो इस तरह से आज के हमारे ये क्वेश्चन है। आज की क्लास के लिए 10 क्वेश्चन आपको, और इसी तरह बने रहिए और क्लास को देखते रहिए। अन्य लोगों को भी जोड़िए, इसमें अधिक से अधिक लोग व्यू करिए, देखिए इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटेंट मजबूत आपको दिया जा रहा है। ये अधिक संभावना जिसमें क्वेश्चन में दिखती है वही चीजें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो इसको आप प्लीज देखते रहिए और लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी जोड़ें, कमेंट करें और आप सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।